बांग्लादेश में बिगड़े हालात पर भारत की नजर है। विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया है। बॉर्डर पर बीएसएफ मुस्तैद है। बांग्लादेश की सीमा से लगे इलाकों में हाई अलर्ट है। भारत बांग्लादेश सीमा की चेक पोस्ट पर आवाजाही बंद कर दी गई है। दिल्ली में बांग्लादेशी हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है। लेकिन ढाका में ये नौबत क्यों आई? याद कीजिए, 3 हफ्ते पहले हमने आपको इसी शो में वहां के बारे में एक रिपोर्ट दिखाई थी। हमने सबसे पहले ये बताया था कि वहां आरक्षण की आग बढ़ती जा रही है। असल में शेख हसीना की सरकार ने फैसला लिया था कि 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले मुक्ति वाहिनी के वंशजों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। उन्हें सरकारी नौकरियों में 30% रिजर्वेशन दिया जाएगा। इस फैसले के बाद शेख हसीना सरकार के खिलाफ छात्रों की नाराजगी बढ़ती चली गई। व्यापक और हिंसक आंदोलन तब से जारी है। इस आंदोलन का नेतृत्व जमाते इस्लामी कर रहा है। उस समय जब आगजनी, पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी, तब शेख हसीना की सरकार ने जमाते इस्लामी और उससे जुड़े सभी संगठनों पर कड़ा एक्शन लेते हुए प्रतिबंध लगा दिया था। कहा जा रहा है कि इसी कार्रवाई के बाद मामला और बिगड़ गया। बीते 24 घंटे के दौरान ढाका में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए टैंक तक को सड़कों पर उतारना पड़ा। आज जब शेख हसीना ढाका से निकलकर दिल्ली आई हैं, तब इसी जमाते इस्लामी ने धमकी दी है कि वो जिस भी देश में शरण लेंगी, वहां के दूतावास को घेरने की कोशिश की जाएगी। वैसे बांग्लादेश में इस जमाते इस्लामी का नाम अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमला करने में भी आता रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि जमाते इस्लामी और उसके छात्र संगठन बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाते रहे हैं। बांग्लादेश में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2013 से 2022 तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर 3600 मामले हुए हैं और इसमें जमाते इस्लामी का कई घटनाओं में रोल रहा है। आज भी कई हिंदुओं के घरों को टारगेट किया गया, वहां आग लगाई गई। तो अब सवाल यह है कि जमाते इस्लामी को भारत और भारत समर्थक रही शेख हसीना के खिलाफ विद्रोह के लिए खाद और पानी कहां से मिल रहा है? प्रदर्शन वाला बारूद कौन दे रहा है? क्या इसका पाकिस्तान कनेक्शन है? क्या इसके पीछे चीन है? फिक्र की ये रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में आग लगाने वाले जमाते इस्लामी का ISI लिंक। बांग्लादेश में आग लगाने वाले जमाते इस्लामी का चीन से कनेक्शन। बांग्लादेश में आग लगाने वाले जमाते इस्लामी पर बड़ा खुलासा हुआ है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे जमाते इस्लामी संगठन का हाथ है और जमात के ऊपर ISI का हाथ है। सूत्रों से खबर है कि जमात को पाकिस्तान का बहुत करीबी माना जाता है और ISI जमाते इस्लामी के स्टूडेंट विंग को सीक्रेट फंडिंग करके उसका इस्तेमाल 1971 वाला बदला लेकर कर रही है। ISI चाहती है कि बांग्लादेश में BNP यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सत्ता में आए और पाकिस्तान का समर्थन करे। इसके सबूत तब से मिल रहे हैं जब से ढाका में पाकिस्तानी दूतावास ने बांग्लादेश में छात्रों से कहा था कि जरूरत पड़ने पर वो एम्बेसी में शरण ले सकते हैं। ये असल में भारत के खिलाफ भी एक साजिश है। शेख हसीना की पार्टी का भारत के प्रति झुकाव है और ISI उन्हें हटाकर भारत के पड़ोस में हलचल पैदा करना चाहती है। ये हलचल भारत की नजर से इसलिए मायने रखता है क्योंकि बांग्लादेश से यहां घुसपैठ करने के कई एंट्री पॉइंट मिलते हैं। बात जहां तक चीन की है तो उसकी भूमिका भी सवालों के घेरे में है। असल में पिछले ही महीने शेख हसीना 4 दिवसीय यात्रा पर बीजिंग पहुंची थी। वो चीन से $5 बिलियन के आर्थिक लोन की उम्मीद कर रही थी, लेकिन चीन ने उन्हें सिर्फ $100 मिलियन की पेशकश की थी, जिससे नाराज शेख हसीना बीजिंग यात्रा को एक दिन पहले ही खत्म करके ढाका लौट आई थी। उस समय जानकारों ने चीन के इस रवैये के पीछे शेख हसीना की भारत यात्रा को बड़ी वजह माना था। चीन यात्रा से ठीक पहले शेख हसीना ने 2 बार दिल्ली की यात्रा की थी और जानकारों के मुताबिक इसी वजह से चीन उनसे चिढ़ा बैठा था। चीन में शेख हसीना को पर्याप्त मीडिया कवरेज भी नहीं मिला था।
जलते बांग्लादेश के पीछे चीन का हाथ होने का शक इसलिए भी गहराता है क्योंकि चीन भारत समर्थक शेख हसीना की आवामी पार्टी को पसंद नहीं करता है, जबकि पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी चीन के ज्यादा करीबी है। दरअसल भारत के पड़ोस में अस्थिरता और उथल पुथल मचाना ये सब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का कूटनीतिक शौक है, स्ट्रेटेजी है, षड्यंत्र है। हमने जिनपिंग के ऐसे कार्यों का एक पोस्टर तैयार किया है, ये पोस्टर देखिए। इसके बाद हम आपको चीन का भारत घेरो प्लान भी बताएंगे। बांग्लादेश संकट ने दिखा दिया है कि चीन को भारत के पड़ोस में अस्थिरता का माहौल देखना पसंद है। शी जिनपिंग भारत के पड़ोसी देशों में लोकतांत्रिक सरकारों के तख्ता पलट के शौकीन रहे हैं। चीनी साम्राज्य का विस्तारवाद, दूसरे देशों में घुसपैठ करना और छोटे छोटे देशों की जमीन पर अवैध कब्जा करना, ये सब जिनपिंग का एजेंडा है। इसके अलावा किसी देश को अपने कर्ज जाल में फंसाकर बर्बादी के कगार तक ले जाना जिनपिंग का पुराना शौक रहा है। किसी देश को उधार देकर लोकतंत्र का गला घोटना उन्हें खूब आता है। अब हम आपको एक उदाहरण के साथ जिनपिंग के इस पूरे खेल को डिकोड करके बताते हैं। सबसे पहले बात श्रीलंका की कीजिए। चीन ने श्रीलंका को बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए कर्ज दिया था। 2022 के आखिर तक श्रीलंका में चीनी कर्ज 7.3 अरब अमेरिकी डॉलर तक जा पहुंचा। कोलंबो कर्ज के बोझ में दब गया और चीन ने उसके बंदरगाहों, परियोजनाओं में घुसपैठ शुरू कर दी। बाद में श्रीलंका आर्थिक और राजनीतिक संकट से घिर गया और राष्ट्रपति को देश छोड़ना पड़ गया। चीन का कुछ ऐसा ही खेल भारत के एक और पड़ोसी देश म्यांमार में देखने को मिला था। म्यांमार के चुनाव में भारत की प्रति झुकाव रखने वाली नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सूची की पार्टी ने बहुमत हासिल किया था। वो सत्ता की बागडोर संभाल रही थी, लेकिन सेना ने तख्ता पलट कर दिया। इसके पीछे भी चीनी कनेक्शन सामने आया। दरअसल चीन ने म्यांमार में खनन, गैस पाइपलाइन परियोजना में काफी निवेश किया था। सूची सरकार बनने के बाद उसे अपनी परियोजनाओं पर संकट नजर आ रहा था। ऐसे में जिनपिंग ने सूची को सत्ता से हटाने के लिए सेना को आगे कर दिया। मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू का चीन प्रेम जग जाहिर है। जिनपिंग की शह पर वो भारत के खिलाफ फैसले ले रहे हैं। इसके पीछे भी चीन का कर्ज जाल ही है। हमारी रिसर्च के अनुसार मालदीव पर वर्ष 2016 से 2022 के बीच चीनी कर्ज बढ़कर 1.2 अरब डॉलर तक जा पहुंचा है। भारत के पड़ोस में और आगे बढ़ें तो नेपाल में भी चीन समर्थक केपी शर्मा ओली सत्ता संभाल चुके हैं। केपी शर्मा ओली भारत विरोधी नीतियों के लिए जाने जाते हैं। नेपाल पर भी 2022 तक चीन का 0.26 बिलियन डॉलर का कर्ज था। इसके अलावा पाकिस्तान कैसे जिनपिंग के हाथ की कठपुतली है, ये किसी से छिपा नहीं है। चीन के पैसों से पाकिस्तान में सीपेक जैसे कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पाकिस्तान पर वर्ष 2016 से 2022 के बीच चीनी कर्ज करीब 26.5 बिलियन डॉलर रिकॉर्ड किया गया है। बांग्लादेश में शेख हसीना के घर पर तख्ता पलट वाला उत्पात चल रहा है। पीएम आवास में घुसे प्रदर्शनकारी आनंद ले रहे हैं। दीवारों पर लटकी तस्वीरों को तोड़ा जा रहा है। सब कुछ तहस नहस किया जा रहा है। बांग्लादेश के जो दृश्य आज दुनिया देख रही है, ऐसे ही दृश्य हमने श्रीलंका में देखे। अफगानिस्तान में भी हम ऐसी ही अराजकता देख चुके हैं। किसी भी सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद प्रदर्शनकारी ये बताते हैं कि वो किसी से कमजोर नहीं है, उनके पास भी ताकत है। ये प्रदर्शन का एक मनोविज्ञान है। बांग्लादेश वाले विमर्श के बीच हमने श्रीलंका, अफगानिस्तान और वेनेजुएला में हुए ऐसे ही विद्रोह की फ्लैशबैक रिपोर्ट तैयार की है। इन देशों के उदाहरण देखने के बाद आपको ये मालूम चलेगा कि जब जनता उठ खड़ी होती है तो कैसे सत्ता के पांव उखड़ जाते हैं और सिंहासन हिल जाते हैं। बांग्लादेश में जन आंदोलन का ज्वालामुखी फूटा तो प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा। राजधानी ढाका में प्रदर्शनकारी पीएम आवास गण भवन में घुस आए, सामान की लूटपाट और तोड़फोड़ शुरू कर दी। शेख हसीना की साड़ी तक लूट कर ले गए। लोगों ने पीएम आवास को पिकनिक स्पॉट बना लिया। बेड पर लेटकर आनंद लिया तो किसी ने चिकन चावल का लुत्फ उठाया।
बांग्लादेश की स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसी एक वर्ष पहले श्रीलंका में राजनीतिक संकट के दौरान दिखी थी। वहां आर्थिक स्थिति बिगड़ने के बाद जनता सड़कों पर उतर आई थी, राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया था। जैसे दृश्य आज बांग्लादेश के पीएम आवास में दिख रहे हैं, वैसी ही तस्वीरें और वीडियो उस वक्त श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन से सामने आए थे। तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को देश छोड़ना पड़ा था। बांग्लादेश की बात को और दूर तक ले जाएं तो अफगानिस्तान वाली तस्वीरें जहन में आती हैं। जब वर्ष 2021 में तालिबान ने वहां सत्ता परिवर्तन किया तो वहां भी प्रदर्शनकारियों का बांग्लादेश और श्रीलंका वाला ही मनोविज्ञान देखा। राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया गया, अंदर दावतें उड़ाई गईं। वैसे बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे दक्षिण एशियाई देश हों या दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला, दृश्य देखें तो हर जगह प्रदर्शनकारियों का इकोसिस्टम एक जैसा है। वेनेजुएला का उदाहरण देखें तो यहां हाल ही में चुनाव संपन्न हुए। निकोलस मादुरो तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए, लेकिन उन पर चुनाव में धांधली का आरोप लगा। इसके बाद वहां भी जनता ने विद्रोह कर दिया और प्रदर्शन शुरू हो गए। दुनिया के 4 देशों का ये घटनाक्रम बताता है कि जब जनता सत्ता के विरोध में खड़ी होती है तो कोई देश छोड़कर भाग जाता है तो कोई घुटने टेक जाता है। बांग्लादेश के तख्ता पलट वाली तस्वीरों को आज पाकिस्तान बड़े चाव से देख रहा होगा। पाकिस्तान की सेना और वहां की खुफिया एजेंसी ISI इसे 1971 के बदले के रूप में देख रहे होंगे। शेख हसीना के कार्यकाल में बांग्लादेश ने आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खासी तरक्की की, तमाम इंडेक्स में बेहतर प्रदर्शन किया और पाकिस्तान से भी कई मायने में आगे निकल गया। इस बात का जिक्र करते हुए शहबाज शरीफ ने कुछ समय पहले अफसोस भी जताया था और कहा था कि बांग्लादेश की तरक्की देखकर पाकिस्तान को शर्म आती है। शायद उसी शर्म का इलाज इस तरह तख्ता पलट करके किया जा रहा है।